Hi students, a very warm welcome to you all to the chemistry sessions. आज करेंगे नीट पैटर्न एक्सरसाइज एंड दैट टू फॉर द आइसोमेरिज्म टॉपिक. ठीक है, तो अब सब कुछ रिवाइज्ड होना चाहिए. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि देखते हैं आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं या नहीं. राइट तो नीट कंपैरेटिवली ईजियर होता है, समवॉट इक्विवेलेंट टू सीबीएसई. सीबीएसई के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लैरिटी में हैं देन यू आर एबल टू अटेम्प्ट नीट. राइट एंड यस, नीट थोड़ा सा वन स्टेप अहेड ऑफ सीबीएसई, थोड़ा सा एप्लीकेटिव हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव. एंड यस, डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस भी हैं जो सीबीएसई में इंक्लूडेड नहीं है. देयर इज सम एक्स्ट्रा सिलेबस फॉर नीट एंड दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. कौन सा है ये? हमने करा था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स. राइट, वही सब आपको दिख रहे होंगे. इसमें पूछा गया है कि कौन सा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है. तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कौन से बाइफिनाइल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, विच आर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड. यस, एंड दोज विच आर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड. अब ऑर्थो में भी मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन्स को काउंट नहीं करेंगे, किसी लाइटर ग्रुप को काउंट नहीं करते हैं, बल्कि ग्रुप्स को काउंट करते हैं, बल्कि ग्रुप्स को, वेरी हैवी ग्रुप्स, सो दैट स्टीरिक रिपल्शंस और दोनों रिंग्स ऐसे थे अब आउट ऑफ द प्लेन हो जाए. राइट एंड दैट इज व्हाट गिव्स राइज टू ऑप्टिकल एक्टिविटी. यस, फर्स्ट ऑप्शन देखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है. यस, सारे बल्कि लगे हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये ही ऑप्शन वेरी राइट होना चाहिए. लेट्स चेक आउट अदर ऑप्शंस. यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि ग्रुप्स तो नहीं है. यहाँ पे भी नॉट एज सच, यहाँ पे भी, यहाँ तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं. कौन सा सब्स्टिट्यूशन आ रहा है? मेटा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड यस, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ए. क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज इट से? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेट मी जस्ट ड्रॉप दिस ऑफ फर्स्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ओके, नाउ द क्वेश्चन हैज कम अप रिलेटेड टू टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म याद है सबको? टॉटोमर्स कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है. लेट्स से अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करूं तो कीटोइनॉल फॉर्म बनती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म? इनमें से देखना है कि कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं. लुक एट द ऑप्शंस. तो मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है यहाँ पे. इन 1 2 3 ऑप्शंस में से आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, तो देखते हैं टॉटोमेरिज्म के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होता है. व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग्स? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. यस, ओके, तो ये रहा कार्बोनिल ग्रुप एंड ये रहा अल्फा हाइड्रोजन. यस, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? इथेनॉल है. राइट, तो इसमें होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा समवॉट, एंड यस डेफिनेटली एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल की फॉर्म बनती है एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द इनॉल फॉर्म. इन भी है, ऑल भी है. अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड. राइट, देखते हैं. फर्स्ट में डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, वेरी राइट. अब क्या है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा. जो मेन कार्बन होती है उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है. राइट, ओके, तो ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट. ध्यान देना. सेकंड में देखते हैं, C डबल बॉन्ड O. राइट, ये क्या हो गया? यहाँ पे है एक अल्फा हाइड्रोजन. यस, 3 तो कार्बन से अटैच्ड है, एक स्पेस वेकेंट है विच इज ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर पॉसिबल है. इस केस में देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहाँ का है? एक तो ये रहा और 2 यहाँ पे है. यस, अल्फा हाइड्रोजन. अब इन तीनों में से टॉटोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करेगा? अल्फा हाइड्रोजन होना ही जरूरी नहीं है. यहाँ पे स्टेबिलिटी भी देखते हैं. और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ब्रिज फॉर्मेट आता है, जब कभी भी ब्रिज आ जाए, ऐसा ब्रिज स्ट्रक्चर आपको कहीं दिख रहा है? एंड यस, इस ब्रिज के एंडिंग्स पे जो कोई भी हाइड्रोजन्स होते हैं वो इन्वॉल्व कभी नहीं होंगे. याद रखना, ब्रिज्ड हाइड्रोजन्स, ब्रिज्ड H आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन टॉटोमेरिज्म. क्यों? ब्रिज जो है खुद से ही इतना अनस्टेबल है, यहां से मैं एक हाइड्रोजन भी हटा दूंगी, टूट जाएगा बेचारा ब्रिज. यस,
तोड़ना नहीं है मुझे मॉलिक्यूल को, एक सिंपली एक नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना है. सो दैट इज व्हाई आई एम अनएबल टू रिमूव दीज हाइड्रोजन्स फ्रॉम हियर. अनस्टेबल सिचुएशन होगी बहुत ज़्यादा. ऐसे ही इस केस में, लेकिन इस केस में एक तो ब्रिज है, बट ये दोनों तो अभी नॉन ब्रिज्ड है. यस, दे कैन बी इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म, एंड यस दैट इज व्हाई सिर्फ कंपाउंड नंबर 3 ही होगा जो टॉटोमेरिज्म देगा, एंड माई करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड. ओके, सेकंड वी आर थ्रू, थर्ड पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? यस, द इनॉलिक फॉर्म, फिर से टॉटोमेरिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टॉटोमेरिज्म जो होगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? बी इट नीट, बी इट जेईई मेंस और एडवांस्ड, ज़रूर टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चंस आते हैं. इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं. ओके, नाउ इनॉलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट हैज़ बीन गिवन बिलो. इथाइल एसीटोएसीटेट दे रखा है, इनॉलिक फॉर्म भी दे रखी है, राइट? पूछा क्या है? ओके, कि इनॉलिक फॉर्म के अंदर सिग्मा और पाई कितने कितने मौजूद हैं, राइट? तो पहली बात तो मुझे इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से ये जज, हाँ, कभी भी एज्यूम मत कर लेना कि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा इक्विलिब्रियम के बाद वो ही इनॉल होगा. देखना पड़ेगा, हो सकता है इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, बिकॉज इक्विलिब्रियम है, वो चाहे एक इधर मेंशन करें या उधर, या उसको इन्वर्ट कर दें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो पहले तो जज करते हैं इनॉल फॉर्म है कौन सी. इनॉल फॉर्म देखो कैसे होगी, उसके लिए चाहिए मुझे हाइड्रोजन्स. यस, ये हाइड्रोजन था, इसके साथ अट्रैक्ट हो सकता है या फिर इसके साथ भी अट्रैक्ट हो सकता है. इधर लगा तो यहाँ पे OH आना चाहिए या फिर यहाँ पे. कहाँ है? OH है यहाँ पे. दैट मीन्स इनॉल फॉर्म ये नहीं है, ये है, राइट? सो दिस इज द इनॉल फॉर्म आई हैव गॉट. अब सिंपली मुझे काउंट करने हैं. कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने बैठ जाएंगे, राइट? लेकिन सबसे इजी वे है पाई बॉन्ड काउंट करो. पाई बॉन्ड तो कम होंगे, तो कितने पाई बॉन्ड है इसमें? एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए. तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए मैंने, राइट? अब 2 पाई बॉन्ड्स तो हैं, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं, राइट? कितने होंगे? 3 ये रहे हाइड्रोजन्स के पास, 3 4, फिर 5, फिर यहाँ पे 6 7, ओके, 8 9 10 यहाँ हो गए 11. ओके, अब इस ग्रुप को कैसे करेंगे? CH2 CH3 बनेगा ये. 11 तो उतने हो गए थे, 12 13 14 15 16 17, अप्रॉक्सीमेटली 18 के करीब तो आ रहा है, राइट? 16 नहीं आ रहा है बट 18 आ रहा है, एंड यस दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन. यस, हमने ये वाला नहीं गिना, एंड दैट इज 18th. ओके, जस्टिफाइड आंसर, A इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन नहीं देगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? कायरल सेंटर. क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर. ठीक है, अब ये दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स, इसमें एक एक का स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा. इसके लिए आपको होनी चाहिए गुड नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सबसे पहले देखते हैं मैलिक एसिड. मैलिक एसिड मुझे बताओ कैसा दिखता है? मैलिक एसिड में होता है डबल बॉन्ड. इट इज समवट लाइक दिस. मैलिक और फ्यूमेरिक, ठीक है? मैलिक क्या होता है? सिस फॉर्म होती है, फ्यूमेरिक होता है ट्रांस. जब इस COOH को मैं उस साइड ले जाऊं, ठीक है? सो दिस इज नोन एज मैलिक एसिड. नेक्स्ट देखते हैं अल्फा अमीनो एसिड. ओके, अब इन्होंने बोला अल्फा अमीनो एसिड. पहली बात तो आपको अगर नहीं पता है कि अमीनो एसिड क्या होता है, अमीन और एसिड 2 वर्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर. अमीन मतलब NH2 ग्रुप होगा, एसिड मतलब COOH होगा, राइट? तो उससे रिलेटेड मैं एक कंपाउंड बनाती हूँ. एक लगाया मैंने अमीन, दूसरा लगाया मैंने एसिड, बाकी बचा मैंने क्या लगाया? H. और अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है कि अल्फा कार्बन पे कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, कोई अल्काइल ग्रुप. कायरल कार्बन नजर आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. यस, ओके. मेरे को निकालना है विच डज नॉट शो, तो ये तो देगा. लैक्टिक एसिड देखो, लैक्टिक एसिड क्या होता है? लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर.
lactic acid OH, COOH and H. यहाँ पे क्या है, ये रहा मेरा chiral center, yes, and that is also going to give optical isomerism. लैक्टिक एसिड भी होगा, टार्ट्रिक एसिड का तो हमने इतना मेंशन करा है, ऑल्दो ये मीजो कंपाउंड बनाता है बट यस इट डज हैव एनांटियोमर्स. कौन सी फॉर्म में होंगे एनांटियोमर्स, देखो इस तरीके से, ये रहा मेरा एनांटियोमर, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इस मॉलिक्यूल में. आई कैन हैव इट्स एनांटियोमर, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव. कायरल सेंटर्स कहाँ है, एक ये रहा, डन हो गई बात. तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है. बचा क्या, मैलेक. पहला ऑप्शन देखते ही मैंने ये जज कर लिया था कि मैलेक विल बी द आंसर. क्यों, क्योंकि कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर एप्लीकेबल नहीं होगा. राइट, क्लियर हुआ. तो इसीलिए दिस विल नॉट गिव एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्लियर हो गई बात. ओके, ये क्या देता है मैलिक एसिड, क्या देता है, सिस ट्रांस है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा ये, ज्योमेट्रिकल. क्लियर बात. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 डन. ओके, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट सो दैट आई कैन रब द बोर्ड. ओके, okay, fine. Now the next one, question number 5 is interesting one. Okay, तो कंपाउंड देख लो, यहाँ पे ये है, हैज अ कायरल सेंटर. उन्होंने बता दिया है कायरल सेंटर है, कहाँ पे है, इस कार्बन पे तो लग नहीं रहा, इस पे भी लग नहीं रहा, इस पे भी लग नहीं रहा, इस पे चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं एंड दे हैव मेंशन्ड ऑलरेडी इन द ऑप्शंस. फाइन. तो कई बार क्या होता है, whenever students are attempting the questions, तो अटेम्प्ट करते समय when they read out the question, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर सॉल्व करना शुरू, ऑप्शंस देखे भी नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, फटाफट से कंपाउंड बनाने लगेंगे. बट इसमें क्या हुआ, टाइम चला गया, क्योंकि बाद में अगर ऑप्शंस देखे तो उसमें क्या देखा कि ऑलरेडी कायरल सेंटर प्रोवाइडेड है. राइट, सो डू नॉट मेक अजम्पशंस ऑन योर ओन. रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट, प्रॉपरली रीड आउट इट एंड देन लुक एट द ऑप्शंस. उसके बाद प्रोसीड करो कि हमें एक्चुअली अप्रोच क्या लगनी चाहिए. राइट, डू नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे गो एंड स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन. ओके, अब इसमें उन्होंने बताया कि कायरल सेंटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आर कॉन्फिगरेशन मुझे निकालनी है. बता दो कैसे होगा आर कॉन्फिगरेशन. देखो आर कैसे निकालेंगे. अब देखो, सबसे पहला क्लोरीन को देंगे 1, ठीक है, क्योंकि इस हैवी है, इन दोनों में से बल्कि 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, क्या हुआ, एस आ गई. दिस इज नॉट एप्लीकेबल. राइट, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हुआ, क्लोरीन को 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, 1 2 3, क्या आया, आर आया. लेकिन देखो हाइड्रोजन इज ऑन दी हॉरिजॉन्टल, तो मैं अपना आंसर इन्वर्ट करूंगी, चेंज करूंगी, एस आ गई. यहाँ पे भी कॉन्फिगरेशन. क्लियर हो रही है बात. ओके, अब आ जाओ सी पे. सी में क्या है, क्लोरीन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. राइट, हाइड्रोजन कहाँ है, वर्टिकल पे, आर आ गया आंसर. दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन. लेकिन डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता हमने कुछ मिस आउट करा हो. Cl1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. राइट, 1 2 3, आर आ रहा है बट H इज ऑन द हॉरिजॉन्टल, देन आई एम गोइंग टू राइट इट एज S. राइट, तो एक ही कॉन्फिगरेशन मेरी आर है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर C. C इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, क्लियर हो गई बात. ओके, now let's move to the next question, question number 6. And before that, I'll be just rubbing this. Fine. If there is no rotation of the plane polarized light by a compound in a specific solvent, statement ठीक से पढ़ो. If there is no rotation, वो बोल रहे हैं कि rotation नहीं हो रही है plane polarized light की. क्यों? By a compound in a specific solvent. compound तो पड़ा है solvent में, लेकिन रोटेशन नहीं दे रहा है वो. ठीक, लेकिन उन्होंने यह मेंशन करा कि वो कायरल भी है. तो ऐसे कौन सा कंपाउंड हो सकता है. तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ए ऑप्शन, द कंपाउंड इज सर्टेनली कायरल. ये तो आंसर में, ये तो इनिशियली स्टेटमेंट में बता ही दिया है. राइट, तो इससे तो हम ये पता नहीं लगा सकते ना, कायरल तो वो ऑलरेडी है, पता क्या लगाना है,
देखो नेक्स्ट ऑप्शन, द कंपाउंड इज सर्टनली मीजो, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मीजो कंपाउंड में क्या होता है, ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुआ, ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर इनएक्टिविटी हुई, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देयर इज इंटरनल कंपनसेशन एंड बोथ विल कैंसिल आउट, बोथ द रोटेशंस विल कैंसिल आउट ईच अदर, एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है ये सब, और पूरा मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, रोटेशन प्लेन पोलराइज लाइट की नहीं शो करेगा। ओके अब देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, ऐसा तो है ही नहीं, कंपाउंड तो मेंशन्ड है, ये रूल आउट करते हैं, ये भी रूल आउट कर दिया था। द कंपाउंड में बी अ रेसिमिक मिक्सचर, अब ये भी कोई सर्टन नहीं है, रेसिमिक मिक्सचर है लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि 1:1 का हो, यस तो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो ही करेगा, सर्टन सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सूटेड ऑप्शन मुझे क्या लग रहा है, द कंपाउंड इज सर्टनली मीजो एंड यस दिस इज माई राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे बट वी हैव फिगर्ड आउट द पॉसिबिलिटीज, यस क्लियर, ओके 6th हो गया डन, 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द डाइफिनाइल मीथेन, उन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, पॉसिबल कब, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम। देखो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरीन एटम से और पूछ रहे हैं कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं इस केस में। पहली बात तो हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कर रहे हैं मुझे ये पता होना चाहिए कि पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन्स हैं कितने और कौन कौन से, राइट। स्ट्रक्चरल मतलब सिंपल मुझे अरेंजमेंट देखना है, फाइन। इट इज नॉट अबाउट कि 3D अरेंजमेंट कैसा होगा, 3D इज इंक्लूडेड इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर अगर मैं बोलूं कॉन्फिगरेशनल, ओके तो ये सारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट हमें नहीं करना है, हमें सिंपल स्ट्रक्चरल देखना है कि कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो अब हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रही हूँ क्लोरीन से, पहले तो ये देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने कितने हैं। देखो एक तो ये रहा, ये टाइप ए हो गया, ठीक है, ये रहे, ये कौन से सिमिलर ही तो हुए। अगर मैं यहाँ पे एक क्लोरीन से रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ क्लोरीन लगा देती हूँ, बात एक है, या फिर मैं यहाँ लगा देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ, एक ही बात होगी, कंपाउंड तो एक ही रहेगा, यस। तो ये हो गए एक टाइप के, टाइप बी मान लेते हैं इन्हें। ये क्या हो गए, टाइप सी, यस टाइप सी, एंड टाइप डी इज दिस वन। कितने तरीके के हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे, 4 तरीके के। अब चारों में से अगर मैं एक एक क्लोरीन लगा देती हूँ, वो कहीं भी लगाऊं मैं, ठीक है, तो मेरे तब भी 4 ही मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, यस क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन हटा के अगर Cl लगाऊं या फिर मैं यहाँ हाइड्रोजन हटा के Cl लगाऊं, बात तो एक ही है, समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टिंग्विशेबल या यूनिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से पॉसिबल है, ओनली 4, राइट, ओनली 4 आर पॉसिबल एंड माई करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर हो गई बात, ओके तो ये अच्छा क्वेश्चन था, टिपिकल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था, राइट। 7th हो गया, 8th पे आते हैं। Okay, now this is the compound which is obtained by the chlorination of N-butane. Chlorination करी मैंने N-butane की, मुझे ये compound obtain हुआ, right? अब उन्होंने पूछा है this compound is mesoform है, racemic mixture है, D and L form है, क्या है, right? Okay. तो देखो यहाँ पे 2 possibilities हैं, पहले logic से चलते हैं। Logic means chlorination actually होता कैसे है। मेरे पास था N-butane, ठीक है, इसकी मैंने कर दी क्लोरीनेशन, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो गई क्लोरीनेशन, राइट। क्लोरीनेशन में क्या होता है, मैकेनिज्म जो फॉलो होता है दैट इज फ्री रेडिकल, मतलब कितने तरीके के यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉसिबल हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करना है मुझे और एक क्लोरीन लगाना है उसकी जगह पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन मैंने रिमूव करा फ्री रेडिकल की फॉर्म में, तो ये वाला और ये वाली प्लेसेस तो इक्वल है, सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, ये देखो, राइट। तो ये एक तरीके का हाइड्रोजन है, ये एक तरीके का हाइड्रोजन है। तो मेरे पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या है, CH Cl
और CH3, राइट। एक तो ये हो गई पॉसिबिलिटी, सेकंड हुई CH2Cl। क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है वो ये है, राइट। तो अब इसके मैकेनिज्म पे अगर हम जाएं तो एक टाइम पे मैकेनिज्म के अंदर इंटरमीडिएट क्या ऑब्टेन हुआ होगा मेरा, जब ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, इसको तोड़ो होमोलिटिक फिजन से, ये आया एक एक फ्री रेडिकल ऑब्टेन हुआ, तो ये रहा फ्री रेडिकल वो, राइट। अब ये फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल होगा, अटैक कैसे होगा यहाँ पे। अब देखो अटैक दो तरीके से हो सकता है यहाँ पे, या तो इस साइड से या इस साइड से, ठीक है। अब एक साइड से हुआ तो मेरी एक फॉर्म ऑब्टेन होगी, वन ऑफ द इनैंशियोमर्स। दूसरी साइड से मैं अटैक करवाऊंगी तो मॉलिक्यूल पलट जाएगा, उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो एक साइड से मेरी ऑब्टेन हो रही है D फॉर्म, दूसरी साइड से ऑब्टेन हो रही है L फॉर्म, राइट। दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ टू, यस। तो मीजो फॉर्म तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक कायरल कंपाउंड है, मीजो क्या हो जाता है, ए कायरल हो जाता है, राइट। मीजो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे नहीं पता कि यार डी फॉर्म एक्चुअली ऑब्टेन होगी या नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज दोनों की ही है, तो आई कैन नॉट जस्ट से कि डी ही ऑब्टेन होगी, राइट। इसके लिए मैं सर्टन नहीं हूं, तो मेरा क्या बचा, रेसिमिक मिक्सचर ही तो ऑब्टेन होगा, राइट। एंड यस माय करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया कि जब मैकेनिज्म से हम प्रॉपर चल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट करना है तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, मीजो फॉर्म में एलिमिनेट कर सकती थी। डी एंड एल देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि एज सच कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे कि सिर्फ डी ही फॉर्म ऑब्टेन हो रही है। अगर यहाँ पे होता कि कंपाउंड का प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रखा होता, प्रॉपर फॉर्म दे रखी होती कि वो इस फॉर्म में इस अरेंजमेंट में अवेलेबल है, अब मुझे बताओ कि अटैक इस साइड से हो रहा है तो कौन सी फॉर्म ऑब्टेन होगी, देन आई वुड हैव बीन सर्टन फॉर मे बी डी और एल फॉर्म, यस। अभी मैं सर्टन नहीं हूं तो मेरा मिक्सचर ऑब्टेन होगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, तो मैं देख के भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकती हूं स्ट्रेट अवे। ओके, इट वॉज ईजी। नाउ लेट मी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ ब्यूटूइन एग्जिबिट सिस ट्रांस। अब ये तो पता है सबको, ब्यूटूइन सिस ट्रांस देता है, यस। ये रहा ब्यूटूइन, है ना, सिस ट्रांस देगा। क्यों दे रहे हैं सिस ट्रांस, ड्यू टू रोटेशन अराउंड C2C। अब कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है, अगर आपको कंडीशन पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, क्वेश्चन 1 सेकंड में निकलेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, दिस इज द ओनली कंडीशन, राइट। डबल बॉन्ड ये रहा, किस पे है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट CC बॉन्ड इज माय करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स का कुछ करना ही नहीं है। देखो अब एक चीज देखना, यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ लिख दिया गया है, C2C3 भी दे दिया है, पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड। लेकिन अगर आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड कभी रोटेट होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल टूट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा रिस्ट्रिक्टेड। ये वर्ड जरूरी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तभी मैं दो अरेंजमेंट्स सिस ट्रांस दिखा पाऊंगी अपने मॉलिक्यूल में। रोटेशन कर दूंगी तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, यस। तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन 10, yes, which of the following will not show cis trans isomerism। इनमें से कौन ऐसा है जो cis trans नहीं देगा, वो देखना है मुझे। cis trans की कंडीशन, डबल बॉन्ड जरूरी। सेकंड कंडीशन है कि बोथ साइड्स ग्रुप्स होने चाहिए डिफरेंट, यस, ग्रुप्स डिफरेंट। बस यही दो सिंपल कंडीशंस है। डबल बॉन्ड्स किस में आ रहा है, देखो सभी में आ रहा है। पहली कंडीशन तो मैं इसके बेसिस पे तो कुछ भी नहीं निकाल सकती। बोथ साइड्स किसके, ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर मैं डबल बॉन्ड की किसी एक साइड को पिक करूं तो ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, राइट। देखते हैं, मैंने इसको पिक करा, ग्रुप्स डिफरेंट है, बिल्कुल है। HB है, CH3 भी है, HB है, CH3 भी है, राइट। ये तो देगा सिस ट्रांस, ये तो ब्यूटूइन ही है, ध्यान से देखो।
नेक्स्ट इसमें क्या है, ये रहा डबल बॉन्ड, इसके अबाउट देखेंगे कि एक H आ रहा है, एक इथाइल आ रहा है, एक H आ रहा है, एक क्या आ रहा है, ये भी इथाइल आ रहा है, तो ये भी देगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें देखते हैं, ये रहा डबल बॉन्ड, इसके अबाउट H आ रहा है और इथाइल आ रहा है, दो तो डिफरेंट हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक CH3 एक CH3, यहाँ तो सेम हो गया। अब ये कैसे देगा सिस ट्रांस, नहीं दे सकता, एंड आई हैव गॉट माय आंसर, यस दिस कैन नॉट शो सिस ट्रांस बिकॉज ये दोनों ग्रुप्स तो सिमिलर है। अब मैंने आपको बोला था कि डबल बॉन्ड के अबाउट हम देखेंगे तो सिमिलर ग्रुप्स को, मतलब बल्कियर ग्रुप्स को एक साइड अरेंज करेंगे और नॉन बल्की को एक साइड। यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, मुझे क्या पता इन दोनों में से बल्की कौन सा नॉन बल्की कौन सा है, इनफैक्ट दोनों ही इक्वल हैं, राइट, आई कैन नॉट अरेंज देम एंड दैट इज माई करेक्ट ऑप्शन। लास्ट भी देख लेते हैं एक बार। तो इधर देखो, ये रहा डबल बॉन्ड, इसके अबाउट H भी है, इथाइल भी है, राइट, इधर क्या है, H भी है, एंड व्हाट इज दिस ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, बिल्कुल अलग अलग, राइट, आई कैन अरेंज इट वेरी वेल इनटू सिस ट्रांसफॉर्म्स। क्लियर हो गई बात, एंड यस दैट इज व्हाई C is my correct option. This completes my entire set of 10 questions. I hope everybody has understood it very well. What you have to do is again go and revise all of these questions once again. If you still have got doubts, I am always there to help you. You can reach out to me very well. Have a nice day.